हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास मतलब तारीखें, राजा महाराजा, लड़ाइयाँ, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं? असल में इतिहास सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये तो एक जासूसी का केस है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर बनते हैं इतिहास के जासूस और अतीत के कुछ राज खोलने की कोशिश करते हैं। अब जरा इन दो नक्शों पर नजर डालिए। हैं तो दोनों ही भारतीय उपमहाद्वीप के, पर कितने अलग हैं। एक तरफ है 12वीं सदी का नक्शा, और ये तो मतलब उल्टा पुल्टा सा लगता है। देखिए, दक्षिण भारत ऊपर है और श्रीलंका तो जैसे कोई ताज हो। दूसरी तरफ 18वीं सदी का नक्शा है। ये हमें थोड़ा जाना पहचाना लगता है और कितना डिटेल्ड है ना। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच के जो 600 साल हैं, उनमें ऐसा क्या बदल गया, यही तो पता लगाना है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, जगह वही पर दुनिया एकदम अलग। ऐसा क्यों? बस यही वो पहेली है जो हमारी आज की जासूसी का सबसे बड़ा केस है। देखिए, अतीत ना एक पहेली जैसा है, बिखरे हुए टुकड़े, और इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक इतिहासकार को जासूस बनना ही पड़ता है। हर छोटे बड़े सुराग को परखना, जोड़ना और फिर एक कहानी बनाना। तो हमारे इस जासूसी मिशन में पहला सुराग कहाँ मिलेगा? वो छिपा है भाषा में। जी हाँ, शब्दों में। क्योंकि पुराने जमाने के शब्दों का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता जो हम आज समझते हैं। चलो एक बहुत बढ़िया उदाहरण लेते हैं, हिंदुस्तान। आज जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? हमारा देश, भारत। एक मॉडर्न देश जिसकी अपनी सरकार है, अपनी सीमाएं हैं, है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। 13वीं सदी में चलिए, उस वक्त के एक इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज। जब वो हिंदुस्तान कहते थे तो उनका मतलब पूरे भारत से नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका मतलब था सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका, बस। ये एक पॉलिटिकल शब्द था जो दिल्ली सल्तनत के राज वाले एरिया के लिए यूज होता था। दक्षिण भारत तो इसमें शामिल ही नहीं था। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। एक और मजेदार शब्द है विदेशी। आज हमारे लिए विदेशी कौन है? कोई जो भारत का नागरिक नहीं है, सिंपल। पर उस जमाने में, मध्यकाल में, विदेशी या परदेसी का मतलब था कोई भी ऐसा इंसान जो गांव में बाहर से आया हो, मतलब जो समाज, उस कल्चर का हिस्सा ना हो। तो सोचिए, एक शहर का आदमी भी गांव वाले के लिए विदेशी हो सकता था। है ना कमाल की बात? तो हमारे जासूस के लिए पहला सबक क्या हुआ? यही कि शब्द फिक्स नहीं होते। उनके मतलब वक्त और हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसीलिए किसी भी पुरानी लिखावट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके जमाने को समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो शब्दों की गुत्थी तो हमने थोड़ी सुलझाई। अब हमारा जासूस आगे बढ़ता है फिजिकल एविडेंस की तरफ। और यहां जो सबसे बड़ा सबूत है वो है कागज। और यकीन मानिए, कागज की भी अपनी एक अलग ही दिलचस्प कहानी है। जरा सोचकर देखिए, 13वीं सदी। कागज इतना महंगा, इतना कीमती है कि कोई स्कॉलर एक पुरानी किताब की लिखाई को धोकर उसी कागज को दोबारा इस्तेमाल कर रहा है। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए सिर्फ 100 साल, 14वीं सदी। कागज इतना आम हो गया है कि दुकानदार उसमें खाना लपेट कर दे रहे हैं। मतलब कितना बड़ा बदलाव सिर्फ एक सदी में। ये छोटी सी बात उस दौर की इकॉनमी के बारे में हमें कितना कुछ बता देती है। और एक बात और थी, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, तो किताबें कैसे बनती थी? लोग, जिन्हें स्क्राइब्स या लिपिक कहते थे, हाथ से एक कॉपी लिखते थे। अब ये काम थोड़ा कान में बात कहने वाले गेम जैसा था। ओरिजिनल लेखक ने कुछ लिखा, पहले स्क्राइब ने कॉपी करते हुए एक छोटी सी गलती कर दी, फिर अगले ने उसकी कॉपी की तो एक और गलती जुड़ गई, और बस सदियों तक ये कॉपी का सिलसिला चलता रहा, और आखिर में ओरिजिनल टेक्स्ट और नई कॉपी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। और यही इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी लेखक ने अपने हाथ से लिखी थी वो तो मिलती नहीं है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? एक ही किताब की अलग अलग कई सारी कॉपियों को साथ रख के पढ़ना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, ये अंदाजा लगाने के लिए कि अच्छा, लेखक ने असल में क्या लिखा होगा। है ना, ये एक असली जासूसी का काम। तो अब तक हमारे पास क्या क्या सुराग है? बदलते हुए शब्द, कागज की कीमत और हाथ से कॉपी की हुई किताबें। अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। 700 से 1750 ईस्वी के बीच, मतलब इन 1000 सालों की आखिर क्या तस्वीर बनती है? चलिए सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि ये दौर रुका हुआ नहीं था, बल्कि जबरदस्त बदलावों का दौर था। सोचिए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। खेतों में सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील, कपड़े बनाने के लिए चरखा और लड़ाइयों के लिए बंदूकें।
खाने पीने की आदतें बदल रही थीं। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सब बाहर से आया और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और जब इतनी चीजें आती हैं तो साथ में नए लोग और नए आइडियाज भी आते हैं, जिन्होंने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम 100-200 साल की नहीं, पूरे 1000 साल की बात कर रहे हैं। इसे बस एक मध्यकाल या मेडिवल पीरियड बोलकर एक बॉक्स में बंद कर देना ठीक नहीं है। ये एक बहुत ही लंबा, हलचल भरा और लगातार बदलता हुआ दौर था। तो अब हमारे जासूस का आखिरी काम आता है। सारे सबूत इकट्ठा हो गए, अब उन्हें एक तरतीब से एक लॉजिकल कहानी में पिरोना है। इतिहासकारों की भाषा में इसे पीरियोडाइजेशन कहते हैं, मतलब इतिहास के इतने लंबे समय को बेहतर समझने के लिए उसे अलग अलग दौर में बांटना। पुराने जमाने में, जैसे 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या किया, उन्होंने भारत के इतिहास को राजाओं के धर्म के हिसाब से बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। पर यह तरीका बहुत सिंपल था और इसमें समाज की जो असल विविधता थी वो कहीं खो जाती थी। आज के इतिहासकार ऐसा नहीं करते। वो धर्म की बजाय आर्थिक और सामाजिक बदलावों को देखते हैं, जैसे किसान समाज कैसे बने, नए राज्य कैसे उभरे, आम लोगों की जिंदगी कैसे बदली। ये इतिहास को समझने का एक कहीं ज्यादा गहरा और सही तरीका है। और यही हम इस पूरी जासूसी के सबसे जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इतिहास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें सारे जवाब पहले से लिखे हुए हैं और वो कभी नहीं बदलेंगे। नहीं, ये तो इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे जैसे नए सुराग मिलते हैं, नए सबूत सामने आते हैं, अतीत की हमारी समझ भी बदलती जाती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर अतीत की कहानी हमेशा बदलती रहती है, अगर सबूतों के देखने का हमारा नजरिया लगातार बेहतर होता रहता है, तो जरा सोचिए आज से 100 या 200 साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे इस दौर को, हमारे आज को कैसे देखेंगे? क्या कहानी वो बताएंगे?